दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कोई ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है तो वो है सऊदी अरामको। इनफैक्ट ये दुनिया की दी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है और ये कंपनी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जाए तो ऑब्वियसली उनके अमाउंट्स भी उस लेवल के होंगे। और इसी तरीके से भारत में पूरे के पूरे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट सऊदी अरामको करना चाहती थी और महाराष्ट्र को इसके लिए चुना गया था। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट और बेमतलब की यहाँ वहाँ की बातें, इन चीजों ने इस इन्वेस्टमेंट को कभी भारत में आने नहीं दिया। बाद में जब कोशिश की गई कि अरामको को फिर से मनाया जा सके, तब तक अरामको इतना डर गया था कि वो इतनी बड़ी सिंगल लेवल इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी छोटे छोटे पीसेस में। ये पूरी कहानी क्या है और कैसे फेल हो गया भारत का सबसे बड़ा सिंगल अमाउंट इन्वेस्टमेंट, आज उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, सऊदी अरामको ने महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रपोज किया था जो रत्नागिरी में बनना था। बेसिकली रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या RRPCL के नाम से कंपनी थी, जिनके साथ मिलकर एक मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान था, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था $44 बिलियन। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता कि 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे का क्रूड ऑयल प्रोसेस कर पाता। लगभग इसकी टोटल कैपेसिटी पहुंचती 18 मिलियन टन्स पर एनम की और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी यहाँ पर बहुत बड़ी होती। और ये एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर भी था। सऊदी अरामको यहाँ पर अबू धाबी इंटरनेशनल ऑयल कंपनी, इंडियन स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच में एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर कर रही थी। प्रोजेक्ट के कारण लगभग 1.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद थी, जो लोकल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट करती। इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन 2040 तक हर साल लगभग 3.5% के एवरेज से बढ़ने की उम्मीद थी। इसके हिसाब से दुनिया के तेजी से बढ़ते एनर्जी मार्केट्स को देखते हुए यहाँ पर ये कंपनी एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। अरामको वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे बड़े एस्टैब्लिश्ड इंडियन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन कर रही थी और कोलैबोरेशन के साथ में वो आगे चाहती थी कि लोकल एक्सपर्टीज मौजूद हो, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया जाए, मार्केट में एंट्री किस तरीके से ली जाए, ये सब चीजें कंपनी को समझ सके। फिर अचानक से सऊदी अरामको ने ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दिया और इसके पीछे रीजंस क्या है समझते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे जमीन अक्वायर करने की बात हो रही थी, तब रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई थी। एक प्लांट साइट बनाई गई और यहाँ पर लैंड एक्वायर करने को तो ये गए, लेकिन कभी भी समय पे जमीन अक्वायर करने में ये सफल नहीं हो पाए। डीलेज के बाद डीलेज होते गए। 2022 की इनिशियल डेडलाइन थी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, लेकिन इसके बाद में 2025 के भी आगे डेडलाइन चली गई। इसके अलावा सऊदी अरामको ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स में सब्सटैंशियल कट्स किए थे। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में आप ऑयल प्राइसेस जो गिर गई थी, उसको देखते हुए ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी बहुत कंजर्वेटिवली देख रहे थे और इसकी वजह से जो 40 से 45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, ये कम होकर 25 से 30 बिलियन डॉलर कर दी गई। इस फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से कई कंपनीज का जो ये जॉइंट वेंचर था वहां पे इश्यूज आए, लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टमेंट हो जाती। दिक्कत आती है पॉलिटिक्स के हिसाब से। शिवसेना जो उस समय में बटी हुई नहीं थी, मेनली यूबीटी के साइड वाली शिवसेना, ये तब महाराष्ट्र में मुख्य पार्टी थी और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। मेनली इनका ऑपोजिशन था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऐड होती। पॉलिटिशियंस का कहना था कि जो किसान वहाँ पे मौजूद है वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहती, क्योंकि उस जमीन पर रत्नागिरी के फेमस मैंगोस को उगाया जाता था और यहाँ पे हेवी ट्री कटिंग होनी थी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरमेंट खराब होता। साथ साथ रिफाइनरी के आने की वजह से यहाँ पे जो आसपास की भी जमीनें हैं वो भी इफेक्ट हो जाएगी, ऐसी अटकलें लगाई गई। बहुत बड़े लेवल पे लैंड एक्विजिशन की वजह से विरोध हुआ और फाइनली जो जमीन एक्विजिशन का प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट बन गया कि ऑल्टरनेटिव साइट्स ढूंढने की कोशिश होने लगी। इसके बाद में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये एक नई साइट को आइडेंटिफाई किया गया जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। ये साइट इसलिए चूज की गई थी ताकि रत्नागिरी में जो चैलेंजेस आए थे वो ना आए और जो नया प्रपोजल था वहाँ पर 40 विलेजेस से लैंड एक्वायर किया जाना था रिफाइनरी के डेवलपमेंट के लिए। और फिलहाल इस नए वाले साइट पर बात चल रही है, लेकिन इसकी वजह से हुआ ये कि रत्नागिरी में जो एक मेगा ऑयल रिफाइनरी
कॉम्प्लेक्स बनना था उसके तो चांसेस खत्म हो ही गए, लेकिन साथ साथ जो लाखों जॉब्स क्रिएट होती, इंफ्रा क्रिएट होता, वो भी रत्नागिरी से दूर चला गया। करेंटली महाराष्ट्र की जितनी भी प्रोडक्टिव सिटीज है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और संभाजीनगर, ये कोंकण के बाहर अगर हम देखें तो आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुंबई कोंकण का हिस्सा आता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे कह भी नहीं सकते। और कोई भी बहुत बड़ी प्रोडक्टिव सिटी कोंकण रीजन में नहीं है, और मेनली कोंकण रीजन में से लोगों को मुंबई, पुणे जैसे जगहों पर जाना पड़ता है जॉब्स करने के लिए, और एक अवसर जो यहाँ पर था एक इंडस्ट्री डेवलप करने का, वो खत्म हो गया। हालांकि सऊदी अरेमको अभी भी इंडिया में प्रेजेंस रखती है, बड़े कंपनीज के अंदर जॉइंट वेंचर्स करती है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर, इन टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, लेकिन देश का सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होने वाला था वो कैंसिल हो गया। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।